नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के दूसरे अध्याय स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि स्वास्थ्य या हेल्थ का क्या मतलब है और इसको किसी व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने में सरकार की क्या भूमिका है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले यही सवाल हमारे सामने आता है कि आखिर स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का अभिप्राय हमारे शरीर का केवल बीमारियों से दूर रहना ही नहीं है, बल्कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना भी है जिसमें बीमारियां पनपे ही नहीं। इसीलिए स्वास्थ्य में कोई एक तत्व शामिल नहीं है, बल्कि इसमें वे तमाम तत्व शामिल हैं जो किसी मनुष्य के स्वास्थ्य को या हेल्थ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इस प्रकार इसमें पीने का साफ पानी, सांस लेने के स्वच्छ वायु, साफ सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल आदि सभी तत्व शामिल हैं, क्योंकि इनमें से किसी भी तत्व की अनुपस्थिति किसी व्यक्ति को बीमार करने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। इसीलिए जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम सिर्फ यही बात नहीं करते कि हम बीमारियों से दूर हैं, बल्कि ऐसी परिस्थितियों की भी बात करते हैं कि बीमार पड़ने की नौबत ही न आए। दोस्तों, किसी व्यक्ति का स्वस्थ होना बहुत मायने रखता है और एक स्वस्थ व्यक्ति की यह विशेषता होती है कि वह हमेशा तनाव मुक्त रहता है। किसी प्रकार का तनाव या डिप्रेशन उसको नहीं होता है। सभी कार्यों में उसको आनंद प्राप्त होता है और वो हमेशा चुस्त दुरुस्त दिखता है और सभी कार्यों को करने के लिए वह हमेशा तैयार दिखता है, कार्यों को टालने की कोशिश नहीं करता। जबकि दूसरी ओर एक अस्वस्थ व्यक्ति या अनहेल्दी व्यक्ति की अगर हम बात करें तो वो हमेशा तनाव में दिखाई देता है। उसे किसी भी कार्य को करने में ना तो आनंद प्राप्त होता है और वह हमेशा थकान महसूस करता है, अपने आप को कार्यों से बचाने की कोशिश करता है। इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति बीमारियों से दूर हो स्वस्थ दिखाई दे वह स्वस्थ ही है, बल्कि स्वस्थ होने का संबंध हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन से भी है। इस प्रकार स्वस्थ होने का जो संबंध है वो सिर्फ बीमारियों से दूर होना नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से अपने आप को फिट रखने से भी है। दोस्तों, हम जानते हैं कि अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है और हम में से हर व्यक्ति इस बात का समुचित ध्यान रखता है कि हम और हमारा परिवार हमेशा बीमारियों से दूर रहे। इसीलिए हम अपने घर में साफ सफाई का उचित ध्यान रखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और जब कभी हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेते हैं और अपने आप को स्वस्थ बना लेते हैं। इस प्रकार अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रखने की जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वह प्रत्येक नागरिक की है। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है कि अगर पूरे क्षेत्र की बात की जाए या पूरे राज्य की बात की जाए या पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी किसकी है। तो हम यह कह सकते हैं कि किसी देश को, किसी क्षेत्र को या किसी राज्य को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी उस देश की अथवा उस राज्य की सरकार की होती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है, क्योंकि भारत अपने आप में एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका को समझने के लिए। दोस्तों, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के प्रश्न नंबर 20 पर एक तालिका दी गई है जिसमें भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले हम इस तुलनात्मक अध्ययन के ऊपर दृष्टिपात करेंगे और उसके बाद हम भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसमें बताया गया है कि संसार में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं हर वर्ष।
लेकिन भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। तो इससे स्पष्ट होता है दोस्तों कि भारत में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लगभग 15,000 डॉक्टर तैयार किए जाते हैं, लेकिन अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की संख्या जनसंख्या के मुकाबले कम है। इसी टेबल का दूसरा बिंदु है दोस्तों कि पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हो गई है। तो हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में अस्पतालों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। यह किसी सपने से कम नहीं है कि अस्पतालों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी है, जो स्पष्ट करता है कि भारत में सरकार ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर। जबकि जो दूसरा पॉइंट है इस बात में वह यह है कि भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक हम जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख लोगों की मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है और यह संख्या कम नहीं हो रही है। तो दोस्तों यहां हम देख सकते हैं कि यद्यपि भारत में अस्पतालों की संख्या तो निरंतर बढ़ रही है, लेकिन मलेरिया और टीबी जैसे रोगों से मरने वाले लोगों की संख्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। और इसी के सामने वाले जो कॉलम में अंकित किया गया है वह यह है कि हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। इसके बाद जो अगला पॉइंट है दोस्तों वह यह है कि भारत विश्व का दवाइयां निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है और यहां से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। और इसी के सामने जो अंकित है वह यह है कि भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। तो दोस्तों इस टेबल में हम एक तरफ भारत में स्वास्थ्य की बढ़ती हुई विशेषताओं को देख सकते हैं, जबकि दूसरी वाली स्तंभ में हम देख सकते हैं कि भारत में स्वास्थ्य की क्या क्या समस्याएं हैं। एक पहला कॉलम दिखाता है कि भारत में स्वास्थ्य की सेवाओं में, अस्पतालों में, दवाइयों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, जबकि दूसरा कॉलम दिखाता है कि इस वृद्धि के बावजूद भी भारत में स्वास्थ्य के प्रति एक तबका ऐसा है जो असुविधाओं से ग्रस्त है, जो प्रतिदिन स्वास्थ्य सेवाओं के अलाभ के कारण अपनी मौत को प्राप्त करता है और सरकार की इस तबके तक कोई पहुंच नहीं है। दोस्तों बीमारी से बचाव के लिए हमारे पास जो पर्याप्त मात्रा में मानव पूंजी और संसाधन है उसकी आवश्यकता होती है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि उन लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स हों और पर्याप्त मात्रा में अस्पताल उपलब्ध हों। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उनको स्वस्थ बनाने के लिए बड़ी मात्रा में डॉक्टर्स, नर्स, अस्पताल, एम्बुलेंस आदि की आवश्यकता होती है ताकि बीमार होने वाले लोगों को स्वस्थ बनाया जा सके। और उनको स्वस्थ बनाने के लिए सेवा की, दवाइयों की और अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है। दोस्तों चाहे हम भारत की बात करें अथवा दुनिया के किसी भी देश की बात करें, हम जनसंख्या को दो भागों में बांट सकते हैं। जनसंख्या का एक तबका ऐसा होता है जो किसी भी कीमत पर स्वास्थ्य सुविधाओं का इस्तेमाल करके न केवल अपने आप को बल्कि अपने परिवार के सदस्यों को भी आसानी से स्वस्थ बना लेता है, क्योंकि उसके पास आर्थिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। जबकि दूसरी ओर एक तबका ऐसा है जो जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा हिस्सा समेटे हुए है,
कि यदि वह बीमार हो जाए तो उसके पास इतने आर्थिक संसाधन ही नहीं है कि वह मेडिकल फैसिलिटीज का उपभोग कर सके। ऐसे लोग यदि बीमार हो जाते हैं तो उनके सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो वे अपने आप ठीक हो जाएं या फिर अपने मौत उनको गले लगा लेती है। सवाल उठता है कि क्या जनसंख्या का वह तबका जो जनसंख्या में आकार की दृष्टि से तो बड़ा है परंतु आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से कमजोर है, क्या उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाए? नहीं दोस्तों, भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में और कल्याणकारी देशों में ऐसे लोगों को स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर उठाई है। इसीलिए हम भारत में दो तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हैं। एक तरफ निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिनको हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज कहते हैं, जबकि दूसरी ओर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिनको हम गवर्नमेंट या पब्लिक मेडिकल फैसिलिटीज कहते हैं। दोस्तों, इन दोनों फैसिलिटीज के बारे में हम अपनी आगे की वीडियोस में अध्ययन करेंगे। फिलहाल स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका से संबंधित यह थी हमारी पहली वीडियो, जिसमें हमने देखा कि स्वास्थ्य का मतलब क्या है और भारत में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और उसकी सच्चाई क्या है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।